अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा नाज। वेलकम ऑन आवर शो प्रोग्राम स्किन केयर एंड क्योर विद डॉक्टर मुबश्शिर दाहा। ही इज़ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं यावर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है स्किन केयर इन हिली एरियाज़। इससे पहले हम लोग प्रीवियस प्रोग्राम्स में ऐसे बहुत से स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बात कर चुके हैं एंड आई होप सो कि उससे आप लोगों को काफ़ी ऐसे सवालात का जवाब मिल चुका होगा जो कि अभी आपकी ज़िंदगी को आसान बना रहे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर मुबश्शिर दाहा से। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू मैडम। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्किन का डिफरेंस क्या होता है वो उन लोगों के लिए जो कि हिली एरियाज़ में होते हैं और जो प्लेन एरियाज़ में होते हैं या मैदानी इलाकों में होते हैं। उनका एक जियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता होगा उनकी स्किन के ऊपर, वो किस तरह का होता है, किस तरह से उनकी स्किन टाइप या स्किन नेचर डिफरेंट होती है? मैडम पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो स्किन टाइप होती है या स्किन ह्यूमन बीइंग की जो स्किन होती है वो सेम होती है, उसमें जियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं आता। हाँ अलबत्ता रेस में डिफरेंस आ सकता है कि अगर कोई किसी की नस्ल है, आप देखते हैं कि कुछ लोगों की फैमिलीज़ में बिल्कुल गोरे कलर आ रहे होते हैं तो वो गोरे होते हैं, कुछ लोगों की कलर फैमिलीज़ में जो कलर होता है वो टैन होता है या सांवला होता है तो वो सांवले होते हैं, फैमिली की उसके ऊपर इनहेरिटेंस पे चल रहे होते हैं। बट इस तरह से नहीं होता जी कि हम कहें कि जी जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं या फिर जो लोग जियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से उनकी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो ज़रूर इम्पैक्ट आता है, वो फिर डिफरेंस आता है। मतलब ये कि जो स्किन होती है वो नॉर्मल होती है और आप अगर उनकी फैमिलीज़ को देखें ना, नॉर्मली ये देखा गया कि जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी स्किन वो मोस्टली गोरे होते हैं, लेकिन होता यूँ है कि उनकी अगर आप नस्ल देखें तो वो भी प्रॉपर इस तरह से ही आ रहे होते हैं कि उनकी आबा अजदाद को देखें उनके कलर भी गोरे होते हैं जिसकी वजह से उनका कलर गोरा आ रहा होता है। बाकी आगे फिर जो जियोलॉजिकल एरिया का इम्पैक्ट आता है स्किन के ऊपर वो फिर फर्दर डिफरेंट है। मतलब ये कि हम मैदानी इलाकों में फिर उसके ऊपर डिफरेंट आता है क्योंकि वहाँ पे सनरेज ज़्यादा होती हैं, हिली एरियाज़ में डिफरेंट आता है, फिर उसकी केयर भी डिफरेंट होती है। लेकिन जो आपका सवाल था कि जी कि जियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से या जो एक हमारी लोकेलिटी की वजह से हमारी कोई स्किन टाइप डिफरेंट हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो हिली एरियाज़ के लोग होते हैं ऑल्दो दे आर, उनकी जो स्किन टोन होती है वो वाइट होती है मोस्टली, लेकिन उनकी स्किन हार्श होती है। क्या वो भी जियोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी चूँकि वो उनका वेदर जो है वो थोड़ा सा ना सख्त होता है, सख्त इन द सेंस के स्पेशली विंटर सीज़न जो होता है, विंटर सीज़न में क्या होता है जी वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, इवन के माइनस टेम्परेचर चला जाता है जिसकी फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है डैमेज भी होती है और साथ स्किन के ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट भी आता है। होता क्या है नॉर्मली कि जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं उनको स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत होती है और जो स्पेशली विंटर सीज़न में उनकी जो है सराउंडिंग में ड्राइनेस की वजह से उनकी स्किन ड्राई होती है, लेकिन चूँकि वो उसको प्रॉपर मॉइस्चराइज़ नहीं कर पाते, प्रॉपर ख्याल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज भी होती है और फिर स्किन के ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट भी आता है। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क की जो आबादी अच्छी खासी तादाद में है, माउंटेन एरियाज़ में आबाद है काफ़ी अरसे से, जिस तरह आपने बताया नस्ल दर नस्ल वहाँ पे रहायश पजीर हैं, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि इस तरह इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो आमतौर पर किस तरह की स्किन के प्रॉब्लम का शिकार होते हैं? देखिए हाँ, जो हिली एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनमें स्किन की डैमेज होने के या स्किन की डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी स्किन के ऊपर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो हमारी सन रेज़ हैं। जो हम धूप में जाते हैं या फिर ये कि सन में बाहर निकलते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आता है हमारे फेस के ऊपर भी, हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर भी। हिल एरियाज़ के जो लोग होते हैं दे आर नियर टू सन, उनमें चूँकि अल्टीट्यूड ज़्यादा होता है और ज़्यादा ऊंचाई पे रह रहे होते हैं वो लोग, और सन रेज जो आ रही होती हैं तो उसमें उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। तो ये दोनों रेज जो हैं ये स्किन में जाके इसको डैमेज करती हैं। एक अल्ट्रावायलेट जो है जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं इन्हीं में ही मतलब ये पिगमेंटेशन काज करती हैं और साथ ये है कि बॉडी में जो हमारी स्किन है इसकी इलास्टिसिटी को लूज़ करके या रिड्यूस करके स्किन में रिंकल्स पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग हिली एरियाज़ में रह रहे होते हैं उनकी स्किन पे ऊपर रिंकल्स ज़्यादा होते हैं और ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे यंग बच्चे बच्चियाँ होते हैं वो ऐसा उनके फेस के ऊपर ना झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं। तो उसकी रीज़न यही होता है कि चूँकि वो उस एरिया में रह रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे रह रहे हैं और उनके ऊपर सन रेज आ रही होती हैं तो उसका डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं जो उनके फेस के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं या उनकी स्किन पिगमेंटेड हो जाती है। जो डिजीज़ की बात आपने की है बिल्कुल ऐसा ही है कि जो वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उनमें अक्सर आपने सुना होगा जी कि उनसे सन बर्न हो गया या स्नो बाइट हो गया, तो क्या होता है कि इसमें जो हमारे सन रेज हैं उसकी टॉक्सिसिटी होती है जिसकी वजह से सन बर्न होता है या परमानेंट पिगमेंटेशन हो जाती है। या एट टाइम ऐसा होता है कि यही वाली जो इन लोगों में या इन एरियाज़ में रहने वाले लोगों में स्किन के कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं
एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर लिविंग इन द मैदानी इलाकों में जो लोग रह रहे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे स्किन डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादा प्रोन होते हैं स्किन डिजीज़ को। ठीक है, आपने बात की सनस्क्रीन की। प्रीवियसली हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि मैदानी इलाकों के लिए SPF जो होना चाहिए दैट इज़ ऑलमोस्ट 60 to 70, ये आपने बताया 60 प्लस मैंने बताया 60 प्लस, ओके। लेकिन हिली एरियाज़ में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि सनस्क्रीन का SPF कितना होना चाहिए? देखिए, हिली एरियाज़ में पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हिली एरियाज़ में रहने वाले लोगों को भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जनरल कंसेप्ट ये होता है, चूँकि हम लोग इस ठंडे इलाके में रह रहे हैं और यहाँ पे तो हमारी सूरज की किरणें हमारी स्किन को इतना डैमेज करती नहीं है, तो इसलिए हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हिली एरियाज़ में रहने वाले लोग भी, चूँकि मैंने आपको बताया कि दे आर मोर प्रोन टू स्किन डिजीज़, दे आर मोर प्रोन टू डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज, तो इसलिए उनको ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कि सन ब्लॉक ही हमारे पास ऑप्शन बचती है, या फिर ये कि हम धूप में ना जाएं। अब धूप में जाना तो बहुत अनअवॉइडेबल है, क्योंकि वो जाना होता है, काम करना होता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए धूप में जाना पड़ता है। लेकिन जो बात आपने की है जी सनस्क्रीन का हम कितना SPF रखें, उसमें यह है कि नॉर्मली पाकिस्तान का ये SPF 60 प्लस है, लेकिन अगर हिली एरियाज़ में जाएँ तो हमें उसको मज़ीद इंक्रीज़ करना होगा, 80 प्लस हो या 100 के करीब हो, तो हमारी स्किन के जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं सन रेज़ के, उसको ये सेव कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपने सन रेज के इफेक्ट्स की तो बात की है, तो हमारे हिली एरियाज़ में आपको पता है कि पूरा एक सीज़न होता है जिसमें बर्फ़बारी चलती रहती है, तो बर्फ़बारी में भी उसी तरह की उनकी स्किन पे असरात होते हैं या मुख्तलिफ होते हैं वो? अच्छा यावर साहब, ये हमारी जनरल पब्लिक का सवाल है जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, और ऐसा होता है कि हमारे जो लोग हैं मैदानी इलाकों के लोग भी अक्सर स्नोफॉल देखने के लिए उन एरियाज़ में गए होते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब वो लोग स्नोफॉल से वापस आते हैं तो उनका कलर टैन हो चुका होता है। अक्सर ऐसा होता है जी, ऐसा नहीं होता जो उन एरियाज़ में जाके उनका कलर गोरा हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि जब वो वहाँ जाते हैं तो स्नोफॉल जब ख़त्म होती है तो उस दौरान क्या होता है जी, अगर थोड़ी देर के लिए भी सूरज निकले तो वो लोग उस चीज़ का ख्याल नहीं करते, दे आर ऑफ द व्यू, कि चूँकि अब यहाँ पे ठंडा इलाका है, यहाँ पे सूरज की किरणें इतनी तेज़ हैं नहीं, तो हमारी जो स्किन है वो डैमेज नहीं हो सकती, इसलिए हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है या स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हिली एरियाज़ में या जब स्नो हुई हो या वहाँ पे बर्फ़ अगर गिरी हुई हो, तो वो लोग सन रेज़ के डबल एक्सपोज्ड होते हैं। डबल एक्सपोज इस तरह से, एक तो डायरेक्ट सन रेज़ आ रही होती हैं फेस के ऊपर या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर, दूसरा ये है कि सन रेज़ स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। मतलब ये कि जब सन रेज़ आपके एक तो फेस के ऊपर डायरेक्ट आ रही होती हैं, दूसरा ये कि सन रेज़ स्नो के ऊपर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर फिर दोबारा बॉडी के ऊपर आती हैं, इसलिए दोज पीपल आर डबल एक्सपोज्ड। तो इसलिए उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए जो स्नोफॉल होती है तब भी स्किन का ख्याल करना होता है ताकि उसके जो सन रेज़ के डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं उनसे बच सकें। ठीक है, थोड़ी हम बात करेंगे स्किन इंड्योरेंस की, कि आपकी स्किन किस हद तक कोई जो डैमेज है वो बर्दाश्त कर सकती है। क्या डिफरेंस होता है कि जो प्लेन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी स्किन इंड्योरेंस कम होती है, और जो ऑलरेडी वहीं के नेटिव्स होते हैं, हिली एरियाज़ के लोग होते हैं, वो जब जैसे रिसेंटली समर वेकेशंस का टाइम रहा है, लोग गए हैं हिली एरियाज़ की तरफ, उन्होंने वहाँ पे अपनी वेकेशन स्पेंड की हैं, तो उनकी स्किन इंड्योरेंस व्हाट आई फील इज़ कि वो कम है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि हिली एरियाज़ में ही रहते हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, स्किन एंड्योरेंस जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की और जो हिली एरियाज़ और जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की सेम ही होती है। डिफरेंस ये होता है, जिस तरह मैंने बताया कि दे आर कंटिन्यूसली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सन रेज, द पीपल हु आर लिविंग इन हिली एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे वो रह रहे हैं और उनको रेगुलर वो एक्सपोज्ड हैं सन रेज के, इसलिए वो ज़्यादा उनकी स्किन के ऊपर डैमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। जो मैदानी इलाके के लोग वहाँ पे जाते हैं, चूँकि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाते हैं, तो इसलिए उनकी स्किन इतना डैमेज नहीं होती। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं कि इस तरह नहीं होता जी कि आप फॉर एग्जांपल जी कि रूटीन में आप सन जो है लाइट में जाते नहीं हैं और आप 2 दिन के लिए आप सनलाइट में जाएं तो तीसरे दिन आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। स्किन की अपनी एक हेल्थ होती है जो कि एक सर्टन लेवल के बाद जाके हेल्थ डैमेज होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला का निज़ाम है हमारी बॉडी में, इसके रेजिस्टेंस है कि जो नेचुरल स्किन होती है वो इस तरह नहीं है कि आप 2 दिन अगर सन रेज में जाएंगे तब उसके बाद स्किन डैमेज हो जाएगी। हाँ, कंटिन्यूसली जाते रहें उसके बाद उसकी डैमेज होना स्टार्ट होती है, फिर जाके उसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। बट इट्स अ लेंथी प्रोसेस। बट अगेन मैं कहूँगा कि चूँकि हम लोग रूटीन में जा रहे होते हैं तो इसलिए कोशिश करें कि डायरेक्ट आपके फेस के ऊपर सन रेज ना पड़ें या फिर सनस्क्रीन का रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि डैमेज से पहले कंट्रोल कर लिया जाए। तो डॉक्टर साहब, जो इलाके का दर्ज हरारत होता है वो भी स्किन के लिए मैटर करता है, क्योंकि आमतौर पर जो हिली एरियाज होते हैं तो यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो क्या उसके असरात मुख्तलिफ होते हैं?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो हिली एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, सबसे पहले या इंपॉर्टेंट तो ये है कि दे आर नियर टू सन, जिसकी वजह से उनकी स्किन ज़्यादा डैमेज होती है। दूसरी बात है जो आपने मौसम की बात की है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मौसम का इम्पैक्ट तो उसके ऊपर आता ही है, और उसकी मौसम के हिसाब से फिर स्किन केयर डिफरेंट हो जाती है। जिस तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल जी के उसमें है विंटर सीज़न में है, तो विंटर सीज़न में स्किन केयर ये है कि आपकी उन लोगों की स्किन ड्राई होती है विंटर की वजह से, और बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो उसमें क्या होता है, ड्राई होने की वजह से फिर पैचेस ही पड़ते हैं, उनके क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इवन के एट टाइम ऐसा होता है अगर उसको टाइमली एड्रेस ना किया जाए तो फिर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है उनसे। तो इसलिए उसकी स्किन केयर डिफरेंट होती है। उसकी स्किन केयर ये है कि उसमें बॉडी को, या हमारे जो फेस है या फिर जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उनको मॉइस्चराइज रखें। अच्छा, मॉइस्चराइज करने के लिए भी लाजमी नहीं है कि जिन एरियाज़ में, जो रिमोट एरियाज़ हैं स्पेशली, वहाँ पे अगर सपोज के लोशन की या किसी क्रीम की या किसी ऐसी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, इवन के वैसलीन की भी नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे जो देसी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्पेशली देसी घी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं और स्किन को डैमेज से बचा सकते हैं। अगर उसमें गर्मियों की बात करते हैं तो फिर गर्मियों में यकीनन चूँकि सन रेज होती हैं तो फिर उसमें सन ब्लॉक ज़्यादा इस्तेमाल की ज़रूरत होती है, उसमें इतना हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना पड़ता। इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस है हिली एरियाज़ में भी कि अगर सन रे वो हैं, गर्मियों में स्किन केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है और सर्दियों में इस तरह से फिर डिफरेंट होती है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि क्या लिंक होता है, हम यूजुअली स्किन को फ्रेश रखने के लिए एक्सफोलिएट करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल ज़ुबान में बोलें, उससे क्या होता है कि हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो टू सम एक्सटेंट ओपन हो जाते हैं। इज़ इट ट्रू, राइट? तो हिली एरियाज़ में जो एक्सेसिव स्क्रबिंग करते हैं लोग जस्ट टू हैव अ ग्लो ऑन देयर स्किन, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? और फिर सन रेज भी होती हैं और फिर स्नोफॉल भी होती है, तो ये सब किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपकी स्किन को? लेकिन स्क्रबिंग का जो रिजल्ट आता है फेस के ऊपर या हमारी स्किन के ऊपर, वो वही है जो आपने बताया। स्क्रबिंग में ये नहीं कि जो ओपन पोर्स हमारे हो जाते हैं या फिर ओपन पोर्स ज़्यादा हो जाते हैं। स्क्रबिंग में क्या होता है कि जो पोर्स के अंदर चीज़ें हमारी स्टक हुई होती हैं वो उसमें से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पोर ओपन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि आपको फील होता है जी कि हमारे पोर खुल गए हुए हैं। इट्स नॉट लाइक कि जी कि वो स्पेसिफिक उसी स्क्रबिंग के बाद खुलते हैं। वो ये होता है जी कि चूँकि उस वक्त आपकी स्क्रबिंग के बाद जो भी डेड स्किन होती है, जो पोर्स में स्टक होती है, वो वहाँ से निकलती है, या सपोज के सीबम वहाँ पर स्टक हुआ था वो निकलता है, जिसकी वजह से पोर्स ओपन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो बात आपने किया कि हिली एरियाज़ में अगर स्क्रबिंग कर ली जाए तो वहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। देखें, जो डैमेजिंग रिजल्ट्स हैं या जो डैमेज हो रहा है हिली एरियाज़ में, वो सेम रहना है। उसमें स्क्रबिंग से या स्पोज के ओपन पोर्स के बढ़ने से उसका कोई इम्पैक्ट चेंज नहीं होना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जी किस हिली एरियाज़ में सन रेज की वजह से ये डैमेजेस होते हैं, जिसमें पिगमेंटेशन है, जिसमें रिंकल्स हैं और अर्ली एजिंग है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो इम्पैक्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे। स्क्रबिंग से उसने ना कम होना है ना ज़्यादा होना है। तो डॉक्टर साहब, उस एरिया के जो लोग हैं, जब उनसे बात करते हैं, जब जाना होता है, तो वो कहते हैं कि हमारी स्किन के इश्यूज़ जो हैं, हम चूँकि यहीं पर रहते हैं तो हमारे लिए ये नॉर्मल चीज़ है। तो आप समझते हैं कि क्या जो उनका ये कहना है कि ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? ये देखिए, ये बिल्कुल उनके लिए तो नॉर्मल इसलिए है ना कि उन्होंने वहाँ पे रहना होता है। अब स्किन के लिए वो ये नहीं कर सकते जी उन एरियाज़ को छोड़ दें या फिर शिफ्टिंग कर लें, क्योंकि उनकी स्किन डैमेज हो रही है। लेकिन जिस तरह से आपने सुना होगा कि कुछ इलाकों में कुछ बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए हिली एरियाज़ में स्किन डिजीज़ कंपेरेटिवली ज़्यादा होती हैं। मैंने आपको बताया कि स्किन कैंसर के चांसेस भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये कि जो आपने बात की जी कि वो कहते हैं कि डैमेज होनी है, तो वो यकीनन ऐसा ही है कि वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों की स्किन डैमेज हो चुकी होती है। हम अगर वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चियाँ वहाँ पे खेती बाड़ी कर रही होती हैं, कुछ ऐसा काम कर रही होती हैं, तो उनकी स्किन देखें कि कलर उनका कंप्लेक्शन बेहतर होता है, गोरा होता है। लेकिन क्या होता है कि वो सन रेज की वजह से और उसके वेदर के इम्पैक्ट की वजह से और उस एरिया की वजह से उनकी स्किन डैमेज हो चुकी होती है। और उनकी एक्चुअल एज से भी उनकी स्किन जो है ना वो मैच्योर लगती है। देखिए, वो एजिंग होता क्या है, एजिंग यही है ना कि अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि उनको ये बात बतानी चाहिए कि जो स्किन है ये उनके वेदर के मुताबिक वो समझते हैं कि नॉर्मल, एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं है। बतौर डॉक्टर आप उनको ये बताना चाहते हैं कि वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि अपनी स्किन को बेहतर कर सकें? देखिए, डॉक्टर के पास वो तब जाए ना कि जब उनको इस चीज़ का कंसर्न हो कि जी कि हमने अपनी स्किन को बेहतर करनी है। लेकिन जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जी कि घर में रहते हुए अगर डॉक्टर के पास नहीं भी जाना तब भी स्किन की केयर की जा सकती है। जिस तरह से ड्राई वेदर में मॉइस्चराइज रखें मैक्सिमम। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज के सन ब्लॉक अफोर्डिंग नहीं है तो फिर डायरेक्ट सन रेज में ना जाएँ, और अगर सन रेज में जाना भी है तो डायरेक्ट फेस के ऊपर धूप ना पड़े। कुछ इस तरह की मेजर्स ले लें ताकि देखें, आप हर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि जी कि वो डॉक्टर के पास जाए। फिर दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि उन एरियाज़ में डर्माटोलॉजिस्ट उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप बजाय इसके कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके वो इलाज ही ना करें, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हमारा शो देखें, हमारे से सवाल जवाब करें ताकि उन तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो अपनी स्किन का ख्याल घर में रह के ही कर सकें।
ठीक है। दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि हिली एरियाज में लोग जो हैं वो हीटर लगा के बैठते हैं और बहुत क्लोज उसका उनका एक्सपोजर हो रहा होता है, तो उसका उनकी स्किन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, अगर तो रेगुलर बेसिस पे उनकी स्किन के ऊपर हीट वेव्स आ रही हैं तो वो तो एक इम्पैक्ट डालेंगी। फिर अगेन ये होता है कि जी एटम ऐसा होता है कि लोगों की स्किन रिएक्टिव हो जाती है। जो हमारी हीट वेव्स हैं या फिर हमारी जो वो हैं क्या कहते हैं कि जो आग की तपिश आ रही होती है उसमें भी फिर रेज होती हैं, उससे स्किन रिएक्टिव हो जाती है, फिर उनको इचिंग स्टार्ट होती है, खारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसको हम नॉर्मल ज़बान में हम फोटो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ही बोलते हैं। लेकिन उसमें यह है कि उसका जो इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए तरीका यह है, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो फिर उससे थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। अगर ना हो तो फिर ठीक है, इट्स फाइन, क्योंकि चूँकि सर्दी में रह रहे होते हैं वो लोग, उन्होंने कुछ तो प्रिकॉशंस लेने ताकि वो सर्दी की जो हमारे इम्पैक्ट्स हैं उससे वो बच सकें। राइट। सो नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर मुबशर डाहा हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे थे कि अपनी स्किन केयर को किस तरह से मेंटेन करना है, पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज़ में। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे पास जो गैस के हीटर्स होते हैं, एक इन्वर्टर्स होते हैं, ब्लोवर्स होते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा जो टाइप ऑफ हीटिंग है यू कैन से वो ज़्यादा स्किन को डैमेज करता है? अच्छा, डैमेज करने के लिए अगर तो हम इन्वर्टर या ब्लोअर की बात करें, चूँकि ब्लोअर का इम्पैक्ट इस तरह से आता है कि वो जो उसकी ब्लो होती है वो डायरेक्ट फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर इस तरह से नहीं पड़ रही होती, वो ओवरऑल इन्वायरमेंट को हीटअप कर देता है, जिसकी वजह से सर्दी के या उसके विंटर के हम डैमेजिंग इफेक्ट से या सर्दी से हम बच सकते हैं। तो उसका वो दैट इज़ कंपेरेटिवली सेफ़। अगर हम बात करते हैं जी हीटर की, हमारे पास गैस वाले हीटर होते हैं या फिर एक गांव में या कोयले जला की लेते बात हैं करते हैं लोग, तो कोयले जलाते हैं लोग, लकड़ियां जलाते हैं, तो उसका यकीनन ऐसा होता है कि चूंकि धुआं निकल रहा होता है, फिर धुएं के फिर आपको पता है मल्टीपल उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि जी के हमारे लंग को भी डैमेज करता है, हमारी स्किन को ऊपर भी उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी स्किन को भी डैमेज करती है। लेकिन सबसे सेफ जो बात की आपने वो वही ब्लोअर हैं और जो हमारे इन्वर्टर्स हैं। लेकिन अगेन अगर हम हिली एरिया से इसको रिलेट करें तो उन एरियाज़ में आपको पता है कि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे तो फिर यही होता है कि लोग वहाँ पे जो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर ये कि कोयलों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, चूँकि आज का हमारा प्रोग्राम हिली एरिया स्पेसिफिक है, तो मेरा एक सवाल आपसे होगा, आपने बताया कि जो माउंटेन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, तो वो सूरज की शुआओं की वजह से या स्नोफॉल की वजह से उनके जिल्द पे असरात होते हैं। क्या ऐसा भी है कि ये दोनों जो पहलू हैं, ये जिल्द के ऊपर बेनिफिट भी इनके होते होंगे उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए, या नहीं है? कोई भी बेनिफिट नहीं है उनका? देखिए, बेनिफिट तो यही है सबसे बड़ा कि जी कि वो वहाँ के वेदर को एंजॉय करते हैं, ठीक है, देयर एडजस्टेड देयर। लेकिन अगेन यू नो कि जो आपको हर चीज़ की ना कॉस्ट पे करनी होती है, कि अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं और गर्मियों में उनको वेदर को एंजॉय करते हैं तो द सेम दे हैव टू फेस इन द विंटर, कि सर्दियों में उनको बहुत ज़्यादा विंटर का या सर्दी का सामना होता है और उसको मतलब फेस करते हैं वो, तो भी उनका फ़ायदा कह सकते हैं हम। अदरवाइज़ अगर हम स्किन के हवाले से बात करें तो उन एरियाज़ में यकीनन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसके सन रेज़ के वो ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, कि हम कहें जो उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उन एरियाज़ में रहने वाले लोगों को स्किन के ऊपर कोई इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा बेनिफिट नहीं है, बस वो ये है कि दे आर मोर प्रोन टू स्किन डिजीजेज, दे आर मोर प्रोन टू डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। राइट। और जो लोग वेकेशन स्पेंड करने हिली एरियाज़ में जाते हैं उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वैसी कौन सी स्किन केयर या ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि उनका जितने दिन का भी स्टे है, 1 वीक है, 2 वीक्स का, एटलीस्ट वो अपनी स्किन केयर को मेंटेन रख सकें? देखिए, जो स्किन केयर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हिली एरियाज़ के लोगों के लिए रिकमेंडेड है, और स्पेशली ये लोग जो हमारे मैदानी इलाकों से लोग जाते हैं वो तो विंटर में जाते हैं, समर में जाते हैं, नॉर्मली समर में जाते हैं, लेकिन एट टाइम ऐसा होता है कि लोग स्नोफॉल के लिए विंटर में भी चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो हमारे समर सीज़न में जा रहे हैं, उन हिली एरियाज़ में लोग जो हमारे मैदानी इलाकों से जाते हैं, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक तो ये कि माइंड में रखें कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल वहाँ भी ज़रूरी है। स्किन ड्राई होती है तो उसको मॉइस्चराइज करें। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, अगर सपोज कि इन दिनों में हिली एरियाज़ में जाएं तो चूँकि वहाँ पे वेदर मोस्टली ड्राई होता है, तो उसकी वजह से ना लोगों के होंठों पे और फेस के ऊपर ना ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, और एट टाइम ऐसा होता है कि होंठ या फेस फटना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए वही कि मॉइस्चराइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम लोग आदी होती है मैदानी इलाकों में रहने के लिए
हमारी रूटीन वही बनी हुई होती है। यहाँ पे हम लोग मॉइस्चराइज़र का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए वहाँ पे भी हमारी रूटीन यही रहती है। लेकिन जब आप हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे स्किन केयर को थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है कि जी आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें और वहाँ की सिचुएशन के मुताबिक ही स्किन केयर करें। उसमें ही कि मॉइस्चराइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करें और फिर ये कि सन ब्लॉक का भी रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि स्किन डैमेजिंग इफेक्ट से बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, पहाड़ी इलाकों में उनके फ्रूट्स भी मुख्तलिफ हैं, यानी एप्रिकॉट हो गया, इस तरह के दीगर अखरोट हो जाते हैं या सेब वगैरह, तो वो उनके इस्तेमाल से क्या उनकी स्किन के ऊपर या ओवरऑल उनकी हेल्थ के ऊपर उसके पॉजिटिव असरात होती हैं? क्या वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं इन चीज़ों के इस्तेमाल से? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हमारी ये कुदरत की तरफ से ये निज़ाम इस तरह का है कि जो इलाके में जिस इलाके में लोग रह रहे होते हैं वहाँ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उस तरह की होती हैं कि वो उन इलाके की और उसके मौसम के हिसाब से लोगों को हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिशियल होती हैं। होता क्या है जी कि उन इलाके में जो लोग रह रहे होते हैं, चूँकि इन फ्रूट्स में ये फ्रूट्स उन्हीं इलाकों में होते हैं, तो इसलिए ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू दिस कि जी हम जो मैदानी इलाकों के लिए होते हैं। अब मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए जो उन एरियाज़ में फ्रूट्स हो रहे होते हैं वो, जहाँ तक स्किन की बात है तो स्किन के बारे में मैं ये कहूँगा कि कोई भी फ्रूट आप लेंगे वो लाजमी नहीं कि हिली एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए हो या मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए हो, कोई भी फ्रूट आप ले रहे हैं तो वो स्किन के ऊपर उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। और स्पेशली अगर आप जूसेस ले रहे हैं जो फ्रेश जूसेस होते हैं, ड्राई फ्रूट भी यकीनन, ड्राई फ्रूट क्या होता है जी कि वो जिस तरह हम नॉर्मल कहते हैं जी कि ड्राई फ्रूट से गर्मी हो जाती है, इस तरह से होता है। गर्मी का तो खैर एक डिफरेंट लंबा टॉपिक हो जाएगा, गर्मी का हमारे मेडिकल साइंस में कोई कंसेप्ट नहीं है। होता क्या है जी कि वो ड्राई फ्रूट खाने से बॉडी में क्या होता है जी, थोड़ी सी इंड्योरेंस बढ़ती है, थोड़ी सी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग वेदर को वो फेस कर पाते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि वो ड्राई वेदर होता है और वहाँ का जो वेदर है वो सख्त मौसम होता है कि जी कि वो गर्मियों में और स्पेशली सर्दियों में बड़ा उसको टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, ये इस चीज़ में उनको सपोर्ट करती हैं और वो जहाँ तक स्किन का ताल्लुक है तो स्किन के ऊपर भी इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि जब हमें छोटे मोटे स्किन इश्यूज़ होते हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। व्हाट डू यू सजेस्ट कि कितने टाइम के बाद जब आपका स्किन इशू कोई आपको हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा है, या क्या सिम्टम्स ऐसे होती हैं कि फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो है वो ज़रूर जाना चाहिए? देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी स्किन इशू स्टार्ट होता है फ़ौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि इसके लिए लाजमी है कि जी कि जो स्किन इशू स्टार्ट हुआ है उसके डैमेजिंग या उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं या कॉम्प्लिकेशन आती है, फिर हमने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो फिर उसकी वाई नॉट कि उसकी कॉम्प्लिकेशन से पहले ही डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट कर लें ताकि वो जो डैमेज होना है वो डैमेज से बच सकें। जो आप यावर साहब ने थोड़ी देर पहले बात की है कि जो इसके हमारे रिजल्ट्स हैं कि फॉर एग्जांपल जी के डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं उन तक एक्सेस नहीं होती, महंगे होते हैं, इस तरह की बात करें तो यकीनन डर्मेटोलॉजिस्ट महंगे होते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर्स के लिए महंगे होते हैं। अगर सपोज कि कोई किसी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हुई है तब डर्मेटोलॉजिस्ट महंगे होते हैं और वो उसके जो है प्रोसीजर करते हैं तो उसके जो है एक्सपेंसिव होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मेडिसिन लेंगे या फिर जो आपने बात की है कि जी अगर स्टार्ट हुआ है कोई स्किन इशू, उस वक्त अगर ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा तो उसके एक तो एक्सपेंसिव नहीं है, दूसरी बात यह है कि मोस्टली डिजीज़ ट्रीटेबल होती हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन यूजुअली लोगों को वहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है कि हमें किस किस्म के स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से ऐसे कॉमन स्किन इश्यूज़ होते हैं जो कि वहाँ पे होते हैं लेकिन लोग उनको इग्नोर कर देते हैं? देखिए, वहाँ पे सबसे जो कॉमन स्किन इशू होता है वो सनबर्न का होता है, जिसकी वजह से आपने खुद कहा जी कि वहाँ की जो बच्चियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनमें भी एजिंग साइंस आ रहे होते हैं, वो उम्र से बड़ी लगती हैं, उनकी स्किन डैमेज हुई होती है, स्किन देखें ना हार्शनेस के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं स्किन के ऊपर, तो वो ही है कि जी कि वो इन इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं वहाँ के लोग, लेकिन क्योंकि उनकी एक्सेस नहीं होती डर्मेटोलॉजिस्ट तक, तो इसलिए जो मैं बातें रिकमेंड कर रहा हूँ मैं यही कहूँगा कि इन एहतियात को आप फॉलो करेंगे तो उसके डैमेजिंग इफेक्ट से बच जाएंगे। तो इसलिए जितना स्किन को सेफ कर सकते हैं, जितना उसके साइड इफेक्ट से जो सन रेज हैं उससे बच सकते हैं, उतना ही बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस के डर्मेटोलॉजिस्ट का वेट करते रहें, डर्मेटोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है और उन तक एक्सेस नहीं है, तो फिर वही के उसके डैमेजिंग रिजल्ट्स को फेस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हिली एरियाज़ में आपको पता है कि दो तरह के लोग रहते हैं, एक लेमैन, एक आम आदमी जो आम ज़िंदगी गुजारता है। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स करते हैं या क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंब करते हैं, उनमें क्या फ़र्क होते हैं? उनके लिए सेम सजेशन, सेम एडवाइस आपकी होगी या उनके लिए मुख्तलिफ एडवाइस है?
देखें, ये सिंपल करते हैं। अगर इस बात को हम सिंपल कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों का धूप में जाना ज़्यादा होता है, चाहे वो क्लाइंबर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो जो भी काम करते हैं, इवन के घरेलू काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिनका धूप में या सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो अपनी स्किन का इस तरह से ख्याल रखें कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट सन रेज को फेस पे ना पड़ने दें, ये एहतियात करें। मैं एक्चुअली चाह रहा था जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया वहाँ पे K2B है, इस तरह की और पहाड़ी सिलसिले हैं, तो वहाँ पे अक्सर वो उनका सारा साल वहीं पर रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं वो, तो उनके लिए ऐसी क्रीमें, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, एहतियात है जो उनसे हट के ज़रा मुख्तलिफ है? बस मुख्तलिफ ये है कि वो उनकी एहतियात थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है या फिर उनका ज़्यादा बाहर रहते हैं वो लोग, और उसमें तो यकीनन, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब क्लाइंब कर रहे होते हैं वो स्नोई एरिया होता है, वहाँ पे उन्होंने अपने फेस को वैसे ही कवर किया हुआ होता है, तो मतलब जो उसकी एहतियात होती है वो ऑलरेडी भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन ये कि यकीनन फिर उसको मॉइस्चराइज़ करने के लिए जब इतना हिली एरिया में आप, उसमें स्नोई एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे स्किन ड्राई होगी, तो ड्राइनेस को कम करने के लिए, उसके डैमेज से बचने के लिए या उसकी फर्दर जो स्किन के ऊपर ज़ख़म बन सकते हैं उससे बचने के लिए फिर ये कि मैक्सिमम मॉइस्चराइज़ करें उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल था, वहाँ पे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंबर्स भी आते रहते हैं, तो स्किन के डिजीज़ के हवाले से या स्किन केयर के हवाले से कोई ऐसे SOPs हैं जो डॉक्टर्स आपकी तरफ से बनाए गए हों या हुकूमत की तरफ से बनाए गए हों कि जब वो पाकिस्तान आए तो इन चीज़ों का एहतियात करना ताकि उनकी स्किन केयर मेंटेन रहे, ताकि एहतियात करते रहें? देखें यावर साहब, जो हमारी मेडिकल साइंस है ना, उसमें सिर्फ पाकिस्तान की हद तक कोई SOPs नहीं होते, वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं हमारी, जिनको हम भी फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया भी फॉलो करती है। अगर पैनाडोल की गोली एज अ सर दर्द के लिए पाकिस्तान में ली जा रही है तो पूरी दुनिया में ली जा रही है। उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, पैनाडोल में पैरासीटामोल होता है। अब पैरासीटामोल का जो ट्रेड नेम जिसको हम बोलते हैं, जो आम ज़बान में जो डिफरेंट नाम होता है, तो वो ज़रूर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पैरासीटामोल हर जगह पे पूरी दुनिया में सर दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से जो आपने बात की है कि जी कि जो उन एरियाज़ में लोग आ रहे होते हैं और क्लाइंबर्स होते हैं, तो जो उनकी SOPs अपनी कंट्री में होते हैं क्लाइंब करने के लिए या जाने के लिए स्किन की केयर के, वो वही पाकिस्तान में ही अप्लाई होंगे कि जो उनके अपनी कंट्री में होंगे, क्योंकि उनके अपने मुल्क में भी वो स्नो एक्सपोज्ड होते हैं, वो सन एक्सपोज्ड होते हैं, और वहाँ पे भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन रेज में, तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो उनके अपने SOPs बने हुए हैं या पाकिस्तान के बने हुए हैं वो सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये इस तरह से यकीनन बने हुए हैं और उनको पता होता है, और अगर नहीं होता तो फिर हम लोग उनको गाइड करते हैं, तो इस तरह से उनकी जो स्किन है उनकी केयर का हम ख्याल करते हैं। अगर हम बात करते हैं सनबर्न की, तो प्लेन एरियाज़ में जब लोगों को सनबर्न होता है तो वो यूजुअली आइस जो है उसकी वो अप्लाई कर रहे होते हैं फेस से, कि फेस के ऊपर कि इससे ठीक हो जाएगा, जबकि हिली एरियाज़ में आई गेस ऑलरेडी इतनी आइस होती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या ये वर्क करता है या नहीं करता? देखिए बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन जो सनबर्न नॉर्मली हो जाता है वो क्या होता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। सनबर्न में इस तरह नहीं कि जो कोई सनबर्न हम उसको कहते हैं जो धूप की वजह से ना फेस के ऊपर जलने टाइप के निशान बन जाते हैं। अब ये कि स्किन जलना तो शुरू नहीं कर देती, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम कहें जी कि सन रेज फेस के ऊपर पड़ी हैं और सन बर्न हुआ तो इसका मतलब है कि स्किन जलना शुरू हो गया, लेकिन जिस तरह से बर्न के निशान आते हैं उस तरह से उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन गर्मियों में अक्सर हमने देखा है कि आपकी स्किन के जो स्पेशली जो फेस है वो आपका जो है वो कहीं ना कहीं पे आपकी बर्निंग सेंसेशन एक टाइम के ऊपर मेंटेन रहती है, और जब वो ख़त्म होती है तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शायद जहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही थी वहाँ पे आपको जो है वो हल्के हल्के स्पॉट्स जो है वो फील होने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जब आप आइस अप्लाई करते हैं उसके बाद वो मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इसका क्या लिंक है? देखिए इसका लिंक ये है कि जो बात आपने की है कि बर्निंग सेंसेशन होती है ना, ये फिर डिपेंड करता है कि किसकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। ये हर किसी को नहीं होती। जो कुछ लोग होते हैं कि फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है उनको, कि जो ही सन रेज में जाएंगे तो उनकी स्किन के ऊपर बर्निंग के, इचिंग के इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं होता। तो ये मतलब डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो हम तो उसमें रिकमेंड करते हैं कि फ़ौरन से कोई एंटी एलर्जिक ले लें ताकि इचिंग मज़ीद बढ़ ना जाए। दूसरी बात यह कि इसकी जो एहतियात है या केयर है वो यही है कि जी कि धूप में ना जाएं, अगर धूप में जाना भी है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करके चेहरे को कवर रखें ताकि सन रेज डायरेक्ट फेस के ऊपर ना पड़े। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि किसको फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है और किसको नहीं है, इसकी कोई डिफाइंड रीज़न नहीं है कि जी कि किसी की स्किन रिएक्टिव हो जाती है किसी की नहीं होती। जिस तरह से हम कहते हैं कि किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल खाने से एलर्जी हो गई हुई है तो वो फिर पैनाडोल नहीं ले सकता। ये बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो एलर्जिक रिस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए उसका कोई इस तरह से नहीं है कि जी हम कहें कि जी उनको क्यों हो गया और उसको क्यों नहीं हुआ। तो प्रॉपर ये है कि जिसको हो चुका हुआ है वो परेशान होने की बजाय उसका इलाज करे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अक्सर ये भी देखा गया कि बर्फ़बारी जिन इलाकों में ज़्यादा होती है वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जिल्द पे डार्क पैचेस पड़ जाते हैं,
तो इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है? देखिए वजह हम अभी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि जो डार्क पैचेस बनते हैं तो उनमें सनबर्न भी हो सकता है, स्नो बाइट भी हो सकता है। स्नो बाइट हम उसको कहते हैं कि जो बर्फ़ की वजह से फेस के ऊपर पड़ता है या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर पड़ता है। नॉर्मली होता है ऐसा है कि जब बर्फ़ या माइनस में उसमें होता है, माइनस डिग्री में हमारा टेम्परेचर होता है, तब इसके स्नो बाइट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्नो बाइट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जी कि उसको बॉडी पार्ट को हीट नहीं मिली और बॉडी पार्ट ज़्यादा देर के लिए बर्फ़ में फंस गए हैं या सपोज के कुछ लोग धंस जाते हैं बर्फ़ के अंदर, उनमें स्नो बाइट होता है। दूसरी बात जो पैचेस की आपने बात की है, तो पैचेस में ये होता है कि चूंकि वो उस इलाके में रह रहे होते हैं तो सन रेज के दो ही मेन उसके जो रोल हैं स्किन डैमेज करने के, एक तो यह कि रिंकल्स पैदा करता है, दूसरा यह कि पिगमेंटेशन कार्ड करता है। जो पैचेस की आप बात करें वो पिगमेंटेशन होती है और उसका बचने का तरीका वही जो हमें एहतियात ऑलरेडी बता चुके हुए हैं। और सेकंड था बात यह है कि उसका इलाज कैसे मुमकिन है। फिर इलाज के लिए हमारे पास वही एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर हैं, वो अगर कराएंगे तो उससे बेहतर भी हो जाएगी और ठीक भी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशर डाहा, इट्स Welcome. ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। जी तो नाजरीन, हिली एरियाज़ हों या प्लेन एरियाज़ हों, जस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।